चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टोटल कितने चैप्टर हैं। टोटल चैप्टर हैं 11। पहला है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलिए बच्चों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए बच्चों, ये है रशीदा। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। 100 साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, रशीदा सोचती है। तो यह कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। अगर आपको ये जानना हो कि कल क्या हुआ था, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप। रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। और पिछले 1 साल में क्या हुआ था, इसके लिए क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो, या उस समय के बारे में वो जानता हो, या उसको कुछ याद हो उस समय के बारे में। लेकिन बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था, ये हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या क्या हम जान सकते हैं अतीत के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और किस प्रकार की कृषि व्यवस्था थी, क्या वो अन्न कौन सा उगाते थे। ये सब जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी, तभी हम अतीत के बारे में अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अखेट को, जिसको शिकारी भी बोलते हैं, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर उस समय के वैज्ञानिकों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं कि उस समय पर जो शिकार करते थे लोग, किस प्रकार से शिकार करते थे, किन जानवरों का शिकार करते थे, कौन कौन से पशुओं को पालते थे, कौन सी कृषि करते थे, उस समय राजा महाराजा कौन थे, व्यापारी कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे, जो पुरोहित थे, शिल्पकार थे, जो हाथों से कुछ बनाते थे, वो क्या क्या बनाते थे, किस प्रकार की कलाकारी करते थे, किस प्रकार के संगीत गाते थे, या फिर किस प्रकार के वैज्ञानिक थे जो वैज्ञानिक खोज करते थे। तो इन सब के बारे में भी हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। और यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय जो बच्चे थे वे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, किस प्रकार के नाटक देखा करते थे, और कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे, सबसे पहले प्रश्न है कि लोग उस समय कहाँ रहते थे। तो मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। आपको आगे मैप दिया गया है, उस पर हमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। क्योंकि कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ये कहता है कि सालों पहले, बहुत लाख वर्ष पहले क्या होता था कि लोग जो है नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, और जो यहाँ रहने वाले लोग थे उसमें से कुछ कुशल संग्राहक भी थे, स्किल्ड भी थे। कुछ लोग संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जंगलों के बारे में वे भली भांति जानते थे कि जंगलों में किस प्रकार की व्यवस्था है, जंगलों में क्या है क्या नहीं है, ये सब उनको पता होता था। वे अपने भोजन के लिए क्या करते थे, जंगलों में जो जड़ें उनको मिल जाती थी, फल मिल जाते थे, यहीं से क्या करते थे, अपने उत्पाद का संग्रह करते थे, अपने खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करते थे। वे वहीं से क्या करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि उस समय लोग अपना भोजन कहाँ से जुटाते थे और किस प्रकार से जुटाते थे। वे कहाँ से जुटाते थे, जंगलों से ही अपना भोजन जुटाते थे, जानवरों को मारते थे, जानवरों का शिकार करते थे, जंगलों में जो जड़ें होती थी, फल होते थे, उन्हीं को ही इकट्ठा करते थे और अपना भोजन के रूप में उसको प्रयोग करते थे। तो आगे चलिए बच्चों, नर्मदा नदी देख लेते हैं कहाँ पर है। ये है हमारी नर्मदा नदी, जो कहाँ पर है, मध्य भारत में स्थित है। तो इसी नदी के किनारे सबसे पहले लोग रहते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर पहाड़ियों का पता लगाओ, और इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले
स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया। उन्होंने यहीं पर भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। हमें सुलेमान की पहाड़ियों को देखना है और किरदर पहाड़ियों को देखना है। ये है हमारी सुलेमान और किरदर पहाड़ियाँ, जो ये उत्तर है, ये पश्चिम है, पूरब है, नीचे दक्षिण है। ये उत्तर पश्चिम में स्थित हैं किरदर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। इन्हीं पहाड़ियों के आसपास लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाना शुरू किया और भेड़ बकरी जैसे पशुओं को पालना आरंभ किया। आगे पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को कहाँ पर उपजाना शुरू किया, तो कहाँ पर किया? सुलेमान और किरदर की पहाड़ी वाले इलाकों में। और सबसे पहले जो किस प्रकार के पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया, तो भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लो। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? कृषि का विकास। इन स्थानों पर भी कृषि का अच्छे से विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। सबसे पहले कृषि का विकास कहाँ पर हुआ? विंध्य पहाड़ियों। ये है हमारी विंध्य पहाड़ियाँ जो मध्य भारत में स्थित है, और ये है हमारी गारो पहाड़ियाँ जो उत्तर और पूर्व में स्थित है। ये उत्तर है, ये पूर्व है। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं और ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर सबसे पहले उत्तर में चावल की खेती की गई और कृषि का विकास हुआ। सॉरी। आगे पढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। एक सबसे बड़ी नदी होती है और उसमें आकर मिल जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? ये सहायक नदियाँ हैं। लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि आरंभिक नगरों की खोज हुई या रहने लगे। आरंभिक नगर इन्हीं नदियों के किनारे बसे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियाँ और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं, और ये कहाँ उपस्थित हैं ये भी देख लेते हैं। ये है हमारी सिंधु नदी और ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज, व्यास, ये 5 नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, जो मैप में दिखाई गई है। ये है हमारी गंगा नदी और ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं सोन नदी, चंबल नदी और यमुना नदी। मैं आपको मैप भी करा देती हूँ। बच्चों, मैं लास्ट में आपको गंगा नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में नीचे मैप दिखा देती हूँ, उसमें आप देख लेना ध्यान से कि गंगा नदी की और भी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो अभी हम पहले क्लियर कर लेते हैं एक बार। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में जिसको बिहार बोला जाता है, के नाम से जाना जाता था। इसके शासक क्या होते थे? बहुत शक्तिशाली होते थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा साम्राज्य। यह राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। तो आइए हम गंगा नदी देख लेते हैं। ये हमारी गंगा नदी है, ये इसकी सोन नदी है जो इसकी सहायक नदी है, ये चंबल है, और ये यमुना नदी है जो इसकी सहायक नदियां हैं। और सबसे पहले क्या हुआ? यहाँ पर बहुत बड़े राज्य की स्थापना हुई। इसी इलाके को, इसी जगह को क्या बोला जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था, जिसको आज क्या बोला जाता है? बिहार। ठीक है। और इसी प्रकार से देश के अन्य क्षेत्रों में भी अलग अलग राज्यों की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं। लोगों ने क्या किया? सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा
कि कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा क्या हो जाती थी, जोखिम पूर्ण हो जाती थी, रिस्की हो जाती थी। फिर भी यहाँ जो लोग थे ये क्या करते थे, यात्रा के लिए असंभव नहीं था, ये स्थान जो था यात्रा के लिए असंभव नहीं था। कभी कभी लोग काम की तलाश में भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण या फिर एक दूसरे काम की तलाश में या फिर आपदाओं के कारण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि प्राय लोग एक उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा क्यों करते थे, क्योंकि वे काम की तलाश में और प्राकृतिक आपदाओं के कारण और कभी कभी सेनाओं के दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। जो सेनाएं होती थी वो भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्यों जाती थी, विजय हासिल करने के लिए। जो उस समय पर लड़ाइयाँ होती थी राजा महाराजाओं के बीच, तो वो सेना जो होती थी उनकी वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करती थी, जिससे विजय हासिल करने के लिए वे जाया करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी क्या करते थे, कभी काफिल में तो कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ क्या करते थे, मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु शिक्षा की सलाह देते हुए गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यहाँ यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने की अवसर प्रदान हुआ, एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर प्रदान हुआ। तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि लोग एक उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा क्यों करते थे। सबसे पहले लोग काम की तलाश में, दूसरा है प्राकृतिक आपदा के कारण, तीसरा है सेनाएं क्या करती थी, विजय हासिल करने के लिए, अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, और फिफ्थ है जो धर्म गुरु होते थे या फिर जो शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु होते थे वे भी शिक्षा के प्रचार के लिए या प्रसार के लिए जाया करते थे। तो यहाँ से 5 पॉइंट हो गए। और रोचक स्थानों की खोज के लिए भी वैज्ञानिक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो 6 पॉइंट इसके अंदर आप नोट कर लीजिएगा। लोग आगे क्वेश्चन है, आज लोग यात्राएं कैसे करते हैं, आज लोग किस प्रकार से यात्राएं करते हैं, क्या पहले की तरह ही करते हैं जहाज़ों से, समुद्रों से, तो किस प्रकार से करते हैं। तो देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग क्या करते थे, पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। सिंपल ये कह रहा है कि आज के लोग यात्राएं कैसे करते हैं। जैसे कि पहले लोग क्या करते थे, सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। पहले एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय पर क्या जहाज नहीं थे, ट्रेनें नहीं थी। समुद्रों को जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे वो प्राय समुद्रों का ही प्रयोग करते थे, और समुद्रों से यात्रा करना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि बाढ़ आ जाना, आंधी तूफान, इस तरह के खतरे उनको हमेशा रहते थे। लेकिन वो फिर भी यात्राएं करते थे। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आकर और यहीं बस जाते थे। मतलब भारत एक उपमहाद्वीप है और लोग यहीं पर आकर बस जाते थे। इससे क्या हुआ, इससे जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, जो एक क्षेत्र का पहनावा था, जो दूसरे क्षेत्रों में गए लोग, तो इससे क्या हुआ, सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हुआ। लोगों ने एक दूसरे की सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाना शुरू कर दिया, उनके विचारों को अपनाना शुरू कर दिया। अब आगे है देश के नाम। देश का नाम कैसे पड़ा, जैसे इंडिया है, इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। तो इन नामों का भारत में
जो नाम बोल लिए जाते हैं भारत के अलग अलग प्रकार से, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, ये कैसे लिए जाते हैं, इनका क्या इतिहास रहा है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। सबसे पहले देखिए बच्चों, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान, यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, ईरानियों ने क्या कहा, हिंदोस कहा, यूनानियों ने क्या कहा, इंदोस कहा। ये भी क्वेश्चन है, ईरानियों ने क्या कहा और यूनानियों ने क्या कहा। भारत का नाम भरत नाम पर पड़ा। भरत नाम का प्रयोग किसने किया? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने किया। इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक कृति है, जिसका नाम है ऋग्वेद। आप जानते होंगे ऋग्वेद में भी मिलता है भरत नाम का उल्लेख। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में इसी को ही भरत नाम को ही भारत के नाम से जाना जाने लगा, भारत को ही भारत कहा जाने लगा। अब अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, ये पढ़ते हैं। अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका क्या है? अतीत में लिखी गई पुस्तकें, अतीत में जो पुस्तकें लिखी गई थी उनसे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण क्या कहलाती थी? पांडुलिपि। क्या कही जाती थी? पांडुलिपि कही जाती थी, क्योंकि ये हाथ से लिखी होती थी। अंग्रेजी में जो पांडुलिपि है के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट को ही हिंदी में पांडुलिपि बोला जाता है। यह शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ से निकला है, हाथ है से निकला है। मेन्यू का अर्थ क्या होता है? हाथ है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़ पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ क्या बन सकता है कि पांडुलिपियां कहाँ लिखी जाती थी? कहाँ लिखी जाती थी? बुर्ज नामक पेड़ की छाल से बने हुए भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। ये आप नीचे देख रहे हैं, ये क्या है? एक पांडुलिपि है जो बुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाए गए भोजपत्र पर लिखी गई है। ठीक है। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये आपने अभी देखा। आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इसमें से कई पांडुलिपियों को क्या किया गया? कीड़ों ने खा लिया, कुछ को नष्ट कर दी गई। फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां कहाँ मिलती है? मंदिरों और विहारों में। कहाँ मिलती हैं ये? मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियों तथा विज्ञान आदि से संबंधित विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इसमें से संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक में। कुछ तो संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल भाषा में। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जो आम लोग करते थे, और संस्कृत भाषा का लोग उस समय भी प्रयोग करते थे और आज भी प्रयोग करते हैं। उस समय आम लोग जो होते थे वो प्राय प्राकृतिक भाषा ही यूज़ करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अर्थात धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। यहाँ पर टॉपिक बना लेना बच्चों, अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर ही उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेख और पांडुलिपि अलग अलग होते हैं, इनको मिक्स मत करना। ये लेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखे जाते थे। शासक इनको अपने जो आदेश होते थे उनको इन पर लिखवा देते थे। क्यों लिखवाते थे? क्योंकि ये लंबे समय तक इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, ताकि लोग देख सकें और इनको पढ़ सकें।
जिसमें राजाओं रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शास्त्र क्या करते थे, लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी ये अभिलेख हैं, अभिलेखों पर ही करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? तो सबसे पहला लाभ तो यही था कि ये प्राय जल्दी नष्ट नहीं होते थे, क्योंकि पत्थरों पर लिखा हुआ जल्दी नहीं मिटता था, तो इसीलिए ये अभिलेख जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। इसके अतिरिक्त क्या होता था, कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? पुरातत्वविद। जो अतीत में बनी हुई वस्तुओं को प्रयोग में लाता था, तो ऐसी वस्तुओं को क्या प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? पुरातत्वविद जो होता था वो क्या करता था? पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे जो तत्व होते थे कठोर होते थे और जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते, तो वही मैंने आपको बताया कि ये जल्दी से नष्ट नहीं हो सकते थे अभिलेख जो होते थे। लेकिन पांडुलिपियां क्या होती थी? ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, तो इसलिए वे उनको नष्ट होने का खतरा रहता था कि वो नष्ट हो सकती। इसलिए प्राय जो शासक होते थे वे अपने बारे में वो कहाँ पर लिखवाते थे? अभिलेखों पर ही लिखवाते थे। पुरातत्वविद क्या होते हैं? पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं उनका क्या काम होता है? वे जो अतीत की वस्तुएं होती हैं उनको ढूंढते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो अध्ययन करता है उसको इतिहासकार, फिर उस अध्ययन की गई स्टडी को जो लिखता है वो होता है इतिहासकार, कि उसने इतिहास के विषय में अच्छी समझ से अपना इतिहास लिखा। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? आप ये भी क्वेश्चन है कि क्या मिलते होंगे? यस, मिलते होंगे, बिल्कुल मिलते होंगे। जब उनको इस प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं तो ऑब्वियसली उनको मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय क्या करते थे? स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे, कि जो उनको वस्तुएं मिली हैं उनके लिए क्या करते थे? वो स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो बीत चुका है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, जो बीत चुका है उसका अध्ययन करते हैं वो इतिहासकार होते हैं, और जो उस समय की वस्तुओं के विषय में जानकारी उपलब्ध कराते हैं वे पुरातत्वविद होते हैं। ठीक है, तो इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ से बना लेना बच्चों कि इतिहासकार किसे कहते हैं, पुरातत्वविद किसे कहते हैं। अतीत एक या अनेक? अतीत एक या अनेक? क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग किसमें? बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ही अलग था। जैसा कि हम आज भी देख सकते हैं, उस समय क्या होता था, देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज जैसे अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग क्या करते हैं? भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर आज भी लोग क्या करते हैं? मछलियाँ पकड़कर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये समुद्री इलाका है, तो लोग क्या करते हैं? मछलियाँ पकड़ते हैं और उनको अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं।
इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इसी तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जिस प्रकार से आज भेद देखने को मिलते हैं कि कुछ स्थान विशेष पर रहने वाले लोग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, किसी अन्य स्थान पर अलग प्रकार का भोजन करते हैं। जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पर प्राय लोग क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और उनका भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि वे क्या करते थे, अभिलेखों पर, पांडुलिपियों में अपने विषय में जानकारियाँ लिखवाते थे और इसी प्रकार हम उनकी जानकारियों को आज भी पढ़ सकते हैं, उनके अतीत को आज भी हम पढ़ सकते हैं। उनके जीवन के जानने में मदद मिलती है, उनके जीवन के बारे में जानने में, जिससे हमें मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। हालांकि अभी भी जो इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, अभी भी खोज में लगे हुए हैं, जिससे कि वे और जानकारी जुटा पाएँ। तिथियों का मतलब आगे है, इसके अतिरिक्त एक अन्य भेद हमने पढ़ लिया। आगे है तिथियों का क्या मतलब है। जो आपने देखा होगा, ईसा लिखा रहता है, ईसा पूर्व लिखा रहता है। ये मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए बच्चों, जब आप लिखते हैं ईसवी और एक होता है ईस्वी पूर्व। ईस्वी किसको लिखते हैं, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उसके बाद के जो सन हैं उनमें सब में क्या लिखा जाता है, ईस्वी, ईशा। और ईस्वी पूर्व किस में लिखा जाता है, जो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले के जो वर्ष थे उनमें क्या लिखा जाता है, ईस्वी पूर्व। तो आप इतना ही समझ लीजिए। आगे चलते हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेना, जो मैंने आपको बता दिया वही है ये। आगे कुछ नहीं है बच्चों, ये आप देख लेना। आगे आइए बच्चों, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले है, निम्नलिखित का सुमेल करो। आपको सुमेलित करना है नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, गंगा घाटी, जो भी हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में। सबसे पहले देखो, जो आपको इधर देखो, पहला बड़ा राज्य अखेटक तथा संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, आरंभिक कृषि, प्रथम नगर। तो आपको पता है आरंभिक कृषि सबसे पहले कहाँ की गई थी, गारो पहाड़ियों में। सबसे बड़ा राज्य मगध था। नर्मदा घाटी के तट पर क्या हुआ था, सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर ही प्रथम नगरों का विकास हुआ था। गंगा घाटी में क्या था, 2500 वर्ष पूर्व के नगर, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, गारो पहाड़ियाँ, अखेटक तथा संग्रहण। तो आप ये देख लीजिएगा। ये आपको दिया भी गया है बच्चों इधर। गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य, 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व गंगा घाटी। ये आप ऐसे मिलान कर लीजिएगा। मगध क्या था, पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ, सबसे पहले यहाँ पर क्या की जाती है, आरंभिक कृषि की जाती है। प्रथम नगर नर्मदा नदी, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों में आखेटक तथा संग्रहण किया जाता है। जो अशिकारी होते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, शिकार करते हैं और भेड़ बकरियों को पालना शुरू करते हैं। इसी नदी के जो सिंधु नदी थी, इसी नदी के तट पर क्या करते थे, सबसे पहले नगरों का विकास हुआ था, गाँव बसे थे। ठीक है, तो आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप
पढ़ लेना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे है बच्चों आरंभिक मानवों की खोज, ये हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बच्चों कल की वीडियो में।